हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल गुरुजी वर्ड 93 पर, जहां हम सीडीपी के सभी टॉपिक क्लियर करा रहे हैं और अप्रोक्स 70% टॉपिक हम क्लियर करा चुके हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चैनल पर जाकर उन सभी सिद्धांतों को वॉच करें और अपनी आगामी शिक्षा की तैयारी स्टार्ट करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अधिगम। अधिगम यानी लर्निंग। अधिगम दो शब्दों से मिलकर बना है, अधिधन गम। अधि का अर्थ होता है उच्चता की ओर तथा गम का अर्थ होता है जाना। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ समझें तो अधिगम का शाब्दिक अर्थ होता है उच्चता की ओर जाना। अधिगम की परिभाषा प्रयासों के द्वारा व्यवहार में होने वाला स्थायी व अस्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। आसान भाषा में कहें तो किसी भी चीज़ का प्रयास करने से हमारे निरंतर जब हम किसी चीज़ का प्रयास करते हैं तो उससे हमारे व्यवहार में या तो स्थायी या अस्थायी परिवर्तन होता है। इसे ही हम अधिगम कहते हैं। इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीखना या अधिगम है। हर व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। जैसे कोई शिशु शैशवावस्था में एकदम असहाय होता है। जैसे आपने देखा है कि जब शिशु होता है, बच्चा होता है, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता। भूख भी लगेगी तो चिल्लाएगा, रोएगा, है ना। वो इंद्रियों के द्वारा कुछ कामक क्रियाएं करता है। फिर वह धीरे धीरे वातावरण से समायोजन करना शुरू करता है, जिसे मनोवैज्ञानिक अधिगम कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सीखना वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ अपने अनुभवों से लाभ उठाकर अपने व्यवहार में बदलाव करता है। अब इसके बारे में कुछ विशेष लोगों के कथन हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे गेट्स के अनुसार, गेट्स अधिगम के बारे में क्या बताते हैं? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। यानी कि अगर हमें किसी चीज़ का पूर्व ज्ञान है, उसके द्वारा हमें उस चीज़ का अनुभव है और उससे हम अगर व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं तो वह अधिगम कहलाता है। यह कथन गेट्स महोदय का है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्ति का अर्जन है। सीखना आदत, ज्ञान व अभिवृत्ति का अर्जन है। यह कथन क्रो एंड क्रो का है। थॉर्नडाइक के अनुसार अनुक्रिया के चयन तथा उत्तेजना से जोड़ने को अधिगम कहते हैं। अच्छा, थॉर्नडाइक महोदय को अधिगम के नियम यानी सीखने के नियम जो दिए थे इन्होंने, तो कुछ तो प्रमुख नियम थे और 5 गौड़ नियम थे। तो 3 इसके प्रमुख नियम थे जो थे तत्परता का, अभ्यास का और परिणाम का, है ना। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिल जाएगा, जहाँ से जाके आप थॉर्नडाइक का पूरा वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा चार्ल्स ई स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यानी स्किनर महोदय कहते हैं कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है और इन्हें किसके लिए जाना जाता है? इन्हें क्रिया प्रसूत के नियम के लिए जाना जाता है। अच्छा, इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। ऐसे ही थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। कॉल्विन के अनुसार अनुभव के द्वारा हमारे तैयार व्यवहार में रूपांतरण की प्रक्रिया ही सीखना कहलाता है। ये इतनी ज़्यादा खास कभी पूछी नहीं गई है, लेकिन वुडवर्थ की काफ़ी बार आपसे एग्जाम में पूछी गई है। वुडवर्थ के अनुसार अधिगम के बारे में जो इन्होंने बताया है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की क्रिया अधिगम की प्रक्रिया कहलाती है। यह कथन वुडवर्थ महोदय का है। नेक्स्ट है गिलफोर्ड, मोस्ट इम्पोर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में यह पूछी गई है। गिलफोर्ड के अनुसार यानी सीखने की प्रक्रिया का मुख्य लक्षण मानवीय व्यवहार में होने वाला परिवर्तन एवं परिपक्वता है। ये हमारे अधिगम से रिलेटेड कुछ कथन जो काफ़ी बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो अधिगम है वो व्यवहार में परिवर्तन करना सिखाता है। अधिगम सार्वभौमिक है। अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। अधिगम या सीखना जीवन पर्यंत चलता है। अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। नवीन ज्ञान की खोज सीखना है। अधिगम वातावरण की उपज है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे कि पहला टॉपिक हमारा पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान जो है अधिगम की प्रक्रिया
कभी भी शून्य से प्रारंभ नहीं होती। जिस बालक का पूर्व ज्ञान जितना अधिक होता है, नवीन अधिगम की प्रक्रिया उतनी ही तीव्र गति से होती है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण कार्य करते समय प्रस्तावना प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है, ताकि बालकों के पूर्व ज्ञान को जांच कर नवीन अधिगम की प्रक्रिया को उसी से जोड़कर आगे बढ़ाया जा सके। जैसे कि अगर किसी बच्चे को हम टेबल सिखा दें तो बच्चा पहले टेबल सीखेगा, अगली बार में जब हम उसको गुणा करना सिखाएंगे तो थोड़ा सा प्रारूप हम टेबल का भी डालेंगे, जिससे कि उसको अपना जो पूर्व ज्ञान है उसका अनुभव हो सके। उसकी सहायता से ही वो उस आसानी से गुणा करना भी सीख सकता है। तो एक प्रक्रिया को दूसरी प्रक्रिया से जोड़ते हैं, जिसे हम पूर्व ज्ञान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा अभिप्रेरणा। यह अधिगम को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अभिप्रेरणा क्या? मोटिवेशन, यानी किसी को भी मोटिवेट करना। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा, जिसमें रुचि, इच्छा, तत्परता तथा लक्ष्य प्राप्ति की आकांक्षा को शामिल किया गया है, जबकि बाह्य अभिप्रेरणा में पुरस्कार, दंड तथा प्रशंसा आदि आते हैं। जो बालक आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है, उसके सीखने की गति हमेशा सामान्य बालकों से अधिक होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, जो बालक आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है, उसके सीखने की गति हमेशा सामान्य बालकों से अधिक होती है। अब इसकी शिक्षण विधियाँ। नेक्स्ट टॉपिक, अधिगम पर शिक्षण विधियों का भी प्रभाव पड़ता है। वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिक तथा बाल केंद्रित शिक्षण विधियों के द्वारा अधिगम की गति तीव्र होती है। नेक्स्ट, विषय वस्तु। अधिगम पर सीखी जाने वाली विषय वस्तु का भी प्रभाव पड़ता है। सरल विषयों का अधिगम सरल होता है, जबकि जटिल विषयों को सीखना बहुत कठिन होता है। शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता। अधिगम पर शारीरिक स्वास्थ्य का भी प्रभाव पड़ता है। जो बालक शारीरिक रूप से जितना अधिक स्वस्थ व परिपक्व होता है, उसके सीखने की गति सामान्य बालकों से अधिक होगी। रोग, चोट व बीमारी की अवस्था में अधिगम सदैव बाधित होता है। अब कोई मान लो कोई बच्चा विकलांग है या किसी तरीके से उसके अंदर कोई अपंगता है या कोई भी उसको परेशानी है, तो उसकी सीखने की गति सामान्य बालक से कम होगी। और जो एकदम हष्ट पुष्ट हर तरीके से सक्षम है, तो वो बहुत जल्दी सीखेगा। मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता। अधिगम पर मानसिक स्वास्थ्य का भी प्रभाव पड़ता है। तनाव, चिंता, कुंठा, भग्नाशा, इन सभी को मानसिक अस्वस्थता का लक्षण माना गया है। यह गुण जिन छात्रों में पाए जाते हैं, उनके सीखने की गति धीमी होती है। अगर कोई बच्चा तनावग्रस्त है, तो या तो वो टेंस्ड है, डिप्रेस्ड है, तो वो इतनी जल्दी नहीं सीख सकता, है ना। यानी कुछ उसके अंदर बुरी आदतें हैं जिनमें वो लीन है, तृप्त है, तो उनसे भी वो इतनी जल्दी नहीं सीख सकता। यानी उसके अधिगम में ये सब चीज़ें क्या बनेंगी? बाधाएं बनेंगी, रुकावट बनेंगी। नेक्स्ट है हमारा वंशानुक्रम तथा वातावरण। अधिगम पर वंशानुक्रम तथा वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, जिसमें अगर आप एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन बने कि सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है, तो सबसे अधिक प्रभाव हमारा वातावरण का पड़ता है। अच्छा, एक और चीज़ कि वंशानुक्रम गुणे वातावरण बराबर क्या होता है, ये आप सभी लोग मुझे कमेंट में बताएं। और यह किसने दिया था, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आप वुडवर्थ महोदय ने दिया था, है ना। वंशानुक्रम गुणा वातावरण बराबर क्या होता है, ये जो फॉर्मूला है, यह किसने दिया था? वुडवर्थ ने दिया था। इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। और मैं आशा करता हूँ सभी लोगों को यह टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आया हो, और इससे रिलेटेड जितने भी आपके इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे मैंने इसी वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। और आप लोग प्लेलिस्ट को वॉच करें, जिसमें आप सिद्धांत सारे कंप्लीट कर सकें, और उन सिद्धांतों को कंप्लीट कर आप अपने यूपी टेट सी टेट की परीक्षा के लिए तैयार रहें। और सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।